हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम इनसाइट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। क्लास 9th का साइंस स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में हम सीखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आज कुछ चीज़ें देखेंगे और आगे का चैप्टर हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, बड़ा ही इजी भी है, लेकिन इजी होने के साथ साथ पे इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पूरे को देखिएगा और आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर है क्या? व्हाट इज मैटर? ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। क्या हमने उसको कभी देखा है? हैव वी एवर सीन इट? क्या देखा है हमने मैटर को? कैन वी टच इट? क्या हम टच कर सकते हैं उसको? या फिर फीलिंग्स जैसा कुछ है, जैसे हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वैसा कुछ है? या फिर हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ है? इज इट प्रिपेयर इन लैब और फाउंड इन नेचर? क्या इसको साइंटिस्ट लैब में बैठकर बनाते हैं या फिर ये हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है? इज इट कंटिन्यूस लाइक ए वुड और हैज पार्टिकल लाइक सैंड? क्या ये कुछ वुड जैसा कंटिन्यूस सा होता है या फिर इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड में पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के ग्रेन्स होते हैं, दाने दाने से नजर आते हैं ना सैंड में? क्या ऐसा कुछ होता है? या फिर वुड या फिर आयरन रोड जैसा एकदम से कठोर होता है, एकदम से इस तरह का होता है ये? इज इट मूव और स्टे एट वन प्लेस? क्या ये मूव कर सकता है? क्या एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव कर सकता है या फिर एकदम स्टिल होता है, एकदम एक ही जगह पे रहता है, रुका हुआ होता है? क्या होता है मैटर, पूरा हम समझते हैं। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे मिल्क हुआ, मिल्क है, कोक है, बेल, बलून्स, स्पीयर, बुक्स, हॉट एयर बलून, पेन। कैसे एग्जाम्पल हैं ये सभी? ये सभी एग्जाम्पल है मैटर के। ये सारी चीजें मैटर होती है। मिल्क आपने पिया है, वो भी मैटर है। कोक मैटर है, बेल मैटर है, बलून भी मैटर है। इनफैक्ट बलून के अंदर जो एयर भरी है वो भी अपने आप में मैटर है। पियर, फ्रूट्स तो सबने खाए होंगे, सारे फ्रूट्स मैटर हैं। बुक्स, बुक्स भी मैटर है, बुक में जो पेपर है वो भी मैटर है। हॉट एयर बलून, ये भी मैटर है। पेन जिससे आप लिखते हैं डेली, वो भी मैटर है। पेन के अंदर की इंक, वो भी मैटर है। सारी चीजें मैटर हैं। जो आपने अपने आसपास चीजें देखी हैं, आपके पास चेयर रखी है, वो भी मैटर है। आपके पास टेबल है, स्टडी टेबल आपकी, वो भी मैटर है। आपके पास कॉइन है, पैसे हैं, वो भी मैटर है। आपका स्कूल बैग मैटर है। सारी चीजें मैटर से ही बनी है, सारी चीजें मैटर है अपने आप में, जो भी आप अपने आसपास देख सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल्स आप कब तक याद करेंगे? कितने एग्जांपल्स हम बता सकते हैं मैटर के? जो आपने क्लोथ्स पहने हैं वो भी मैटर है। तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी? कितने एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे हमको? तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। आपको डेफिनेशन को समझना है कि मैटर क्या होता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ जो अपने आप में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, कुछ स्थान जो चीज़ घेरती है, और साथ ही उसमें कुछ मास भी होता है। जब आप उसको लेंगे हाथ में या फिर आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ मास भी होगा, कुछ वेट, वजन भी नज़र आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम मैटर बोलेंगे। जैसे कॉइन है, सिक्का आप रखते हैं, कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए होती है ना उसको रखने के लिए, तो वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। उसका कुछ वजन भी होता है, कुछ मास भी है उसमें। ठीक है, तो यानी कि वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में मैटर है। आपकी जो बुक है, बुक रखने के लिए कुछ जगह तो लगती है ना बैग में, तो बुक अपने आप में मैटर है। और साथ में उसमें मास भी होता है। आप उसको उठा कर देखेंगे, मास तो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ, तो वो भी मैटर है। चेयर है, जगह चाहिए होती है चेयर को रखने के लिए, बिल्कुल चाहिए होती है, और उसमें मास भी कुछ होता है, तो वो भी मैटर है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, कोई चीज़ मैटर है या नहीं। मैटर क्या क्या चीज़ें मैटर होंगी? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वो सारी चीज़ें मैटर होंगी। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल अब तो आप खुद भी सोच सकते हैं।
अब हम आगे समझते हैं अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्या कहते थे मैटर के बारे में। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे वो क्लासिफाई करते थे मैटर को इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो 5 बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में क्लासिफाई करते थे मैटर को, और उनको बोला जाता था पंच तत्व। ठीक है, पंच होता है, पंच बोला जाता है 5 को, संस्कृत का वर्ड है ये पंच, इसको 5 बोलते हैं, और तत्व बोलते हैं मैटर को। तो 5 एलिमेंट्स, ठीक है, तत्व मतलब एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ मानते थे वो किसी भी चीज़ को। वो 5 एलिमेंट्स क्या थे? एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग, स्काई यानी आकाश, और साथ में वाटर यानी पानी। इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ मानते थे। क्या थी 5 चीज़ें? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 चीज़ों से मिलकर बना मानते थे वो सारी चीज़ों को। लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं वो क्या समझती हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है वो 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं मैटर को। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकली वो कैसा है, मतलब कैसी उनकी अपीयरेंस है, कैसा बाहर से, कैसा हम क्या क्या जो प्रॉपर्टी हम किसी चीज़ की बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं उन सभी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एक तो क्लासीफाई करते हैं, दूसरा करते हैं उनके केमिकल नेचर के बेस पे, मतलब उनके अंदर की कंपोजिशन कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अंदर से कैसे हैं, उसके बेस पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसा मैटर होता है, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं के बेस पे क्लासिफिकेशन भी देखेंगे हम मैटर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग मैटर की। सबसे पहले क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये कॉन्टिन्यूअस कुछ आयरन रोड या वुड स्टिक जैसा नहीं है, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आप सोचेंगे कितना छोटे होते हैं, तो इतना छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऐसा नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से सटे रहते हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब बीच में स्पेस होगा तो उस स्पेस में वो मूव भी करते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, तो दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। लगातार मूव करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है ना, उसी तरह से मैटर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर जाने देना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हुई मैटर की। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया है, लेकिन इनको अच्छे से अभी हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी समझने वाले हैं। कुछ हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उनमें देखेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ हमें समझ आती हैं, कैसे इनका पता चला हमें कि ये सब चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनका एक्चुअली में पता कैसे चला, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये चीज़ हमें कैसे पता चली, कैसे पता चलेगा हमें कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो कुछ कॉन्टिन्यूस सा नहीं है बल्कि इसमें पार्टिकल्स हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक बीकर, और बीकर में हमने ले लिया है वाटर, पानी ले लिया है हमने बीकर में। अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वाटर की, उनको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि बस हमारे पास में यहाँ पे वाटर है, जैसे हम नॉर्मली ग्लास में ले लेते हैं, और यहाँ तक इसमें ये फिल है। ठीक है, यहाँ तक ये वाटर फिल है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया कुछ सॉल्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, स्पून से सॉल्ट डाला जा रहा है, तो ये सॉल्ट डाल दिया। अब पानी था उतना ही रहा सॉल्ट डालने के बाद भी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इतना ही पानी है जितना था। सॉल्ट डालने के बाद तो बढ़ जाना चाहिए था पानी को, लेकिन पानी उतना ही रहा। और क्या हुआ, जो ये पार्टिकल्स थे, जो ये बड़े वाले पार्टिकल्स थे, यहाँ पर बड़े वाले पार्टिकल्स जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, ये पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर के। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस में क्या हुआ, उस स्पेस में ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आ गए हैं। ब्राउन कलर के पार्टिकल्स क्या शो कर रहे हैं? ब्राउन कलर के पार्टिकल्स शो कर रहे हैं हमारे सॉल्ट को। ठीक है,
तो अब हमें समझ में आया कि पानी रेज क्यों नहीं हुआ, पानी ऊपर क्यों नहीं बढ़ा, पानी तो यहाँ तक आ जाना चाहिए था, यहाँ तक क्यों नहीं आया पानी, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वाटर के उनके बीच में स्पेस था, और उसी स्पेस में क्या हुआ, ये जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने स्पेस ले लिया, वो फिट हो गए। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अगर ये पार्टिकल से मिलकर ना बना होता तो क्या होता, जैसे ही हम यहाँ पर इसमें ये सॉल्ट डालते तो ये पानी यहाँ तक ऊपर तक आ जाता। ठीक है, लेकिन ये पानी नहीं बढ़ा, इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है यानी जो वाटर था ये हमने लिया था, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ठीक है, इस तरह से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ में आ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं। कितना छोटे होते हैं, अब ऐसे कैसे समझ सकते हैं हम कितना छोटे होते हैं, तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया है यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, हमने ले लिया है यहाँ पे 100 ml वाटर। ठीक है, और वाटर में हमने क्या किया, वाटर में हमने कुछ डाई डाल दी, यानी कि कुछ कलर डाल दिया। क्या कलर हो सकते हैं, आप इंक डाल सकते हैं, जो आपके पेन में इंक होती है ना वो वाली इंक डाल सकते हैं, आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जिसमें कलर होता है। ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसमें कलर होता है, तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी क्या हुआ, कलर्ड हो गया। अब ये पूरा पानी कलर्ड कैसे हुआ, अब आप समझिए, अगर हमने 2 ड्रॉप डाले हैं यहाँ पे, 2 बूंद डाली है हमने इस कलर की, अगर ये 2 ही पार्टिकल्स होते, हम मान लेते हैं कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता, एक पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एक पार्टिकल यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी ये 2 पार्टिकल चले जाते और बाकी पानी को तो वाइट रहना चाहिए था। इसका मतलब हमें पता चलता है कि इसमें इन 2 ड्रॉप में बहुत सारे पार्टिकल्स थे और वो बहुत सारे पार्टिकल पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इस तरह से, और पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ही पूरा वाटर हमें पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये। अब हमने क्या किया, हम यहीं पे एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका, हमने क्या किया, इस 100 ml में से सिर्फ 10 ml ले लिया, 100 ml में से हमने 10 ml ले लिया, और 10 ml लेके हमने फिर से 100 ml साफ़ पानी में डाल दिया। ये पूरा साफ़ पानी था, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा साफ़ पानी फिर से ये पिंक कलर का हो गया। अब कैसे हुआ, इससे हमें पता चलता है इस 100 ml में भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे, इस 100 ml में भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरे 100 ml वाटर में। ठीक है, अब इसमें से फिर से हमने 10 ml लिया, फिर से हमने यहाँ पर 10 ml ले लिया, उस 10 ml को फिर से हमने 100 ml वाटर में डाल दिया। अब क्या हुआ, फिर से इसका कलर ये चेंज हो गया, फिर से कलर पिंक हो गया, कलर थोड़ा लाइट हो गया, मतलब पार्टिकल्स कुछ कम आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तभी तो ये पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया है, पूरा कलर चेंज हो गया है। वरना अगर इसमें कुछ 2-3 पार्टिकल होते तो 2-3 पार्टिकल इस तरह से वो 2-3 जगह नजर आते और बाकी पानी को वाइट रहना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टिकल हैं। फिर से इसमें से 10 ml लेकर हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, फिर से इसी तरह से हमें नजर आएगा, फिर से वाटर का कलर चेंज हो गया और वाटर हो गया है हमारा फिर से पिंक। तो इस तरह से हमें पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी कि इन 2 ड्रॉप में जो हमने स्टार्टिंग में 2 ड्रॉप ली थी, उन्होंने कितना सारा 100 ml ये, 100 ml ये, 100 ml ये, 100 ml ये, और आगे भी हम करेंगे तो आगे भी इस कलर को वो कलरफुल करते जा रहे हैं। यानी कि इसी 2 ड्रॉप्स में बहुत ही सारे पार्टिकल्स थे जो इन सारे पानी को क्या कर रहे हैं, सारे पानी को ही कलर्ड करते जा रहे हैं। यानी कि पार्टिकल्स बहुत भी छोटे थे, जो 2 ड्रॉप में इतने सारे पार्टिकल्स आ गए, इसका मतलब है पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो पार्टिकल्स मैटर के बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको इस एक्टिविटी से ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस जगह होती है। तो ये तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी देखा था। फिर से हम फर्स्ट एक्टिविटी को दोहराते हैं और देख लेते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा था। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने देखा था कि हमने वाटर लिया इस तरह से, उसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला उसमें हमने, और जो क्या हुआ, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने जगह ले ली है, सॉल्ट के पार्टिकल्स ने जगह ले ली है जो ये बड़े बड़े से
पार्टिकल्स आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर के। इन पार्टिकल्स के बीच में जगह ले ली है सॉल्ट के पार्टिकल्स ने, ठीक है। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जगह कब लेंगे? वाटर के पार्टिकल्स में। जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी तभी तो वो उस जगह को ले पाएंगे। तो इसका मतलब है जो भी वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में पहले से स्पेस प्रेजेंट था, पहले से उनके बीच में जगह थी। अब जगह थी, वो जगह को ले लिया है सॉल्ट के पार्टिकल्स ने। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में स्पेस होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब आगे देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में एक्टिविटी? नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं है, एक जगह नहीं बैठते। जैसे शैतान बच्चे होते हैं ना, क्लास में छोड़ दो तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं, बस वैसे ही है। 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लेते, वो घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। ना ही कोई प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ना ही प्रॉपर कोई तरीका होता है घूमने का, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। बस ऐसे ही समझ लीजिए आप पार्टिकल्स को भी मैटर के, वो भी इधर उधर कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? हमने लिया है इस एक्टिविटी में कुछ ग्लास में पानी, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्लास में पानी लिया है और पानी में हमने क्या किया? अलग अलग कलर डाल दिया। यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है, यहाँ पर इसमें रेड कलर डाल दिया है, यहाँ पर इसमें डाल दिया है ब्लू कलर, ठीक है। कलर डालने के बाद क्या हुआ? जब हम इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे आपने रसना डाल दिया, ठीक है, कलर की जगह पे आपने रसना तो बनाया होगा, आप उसको डाल के छोड़ दीजिए ग्लास में। तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद में वो पूरे के पूरे ग्लास में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे के पूरे ग्लास इस तरह से आपके कलरफुल हो जाएंगे। जबकि आपने डाला तो एक जगह था, तो उसको एक जगह ही रहना चाहिए था, लेकिन वो एक जगह तो नहीं रहा, वो पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब ये पार्टिकल्स आपस में मूव करते रहेंगे। अगर ये मूव नहीं करेंगे, अगर ये पार्टिकल्स यहीं के यहीं रहे जहाँ पर ये थे, तो क्या होगा? जहाँ पर ये पार्टिकल्स थे अगर वहीं रहेंगे तो नीचे कैसे आएंगे? यहाँ का कलर पानी कलरफुल कैसे होगा? यहाँ का पानी तो कलरफुल तभी होगा जब एक वाटर के पार्टिकल्स भी और ये कलर के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। ये नीचे आएंगे, वाटर के पार्टिकल्स इनमें मिक्स होंगे, तभी तो ये पूरा का पूरा हमें कलरफुल इस तरह का नजर आएगा पानी, ठीक है। तो इससे एक्टिविटी से हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रेस्ट पे नहीं रहते, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे मैग्नेट आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही समझ लो, बस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों ही पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस एक्टिविटी से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमने लिया है एक आयरन नेल लिया है, यहाँ पर हमने एक इरेजर लिया है और यहाँ पर हमने एक चॉक लिया है। अब हम क्या करते हैं? इस हमर की हेल्प से इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आयरन नेल पे हम इस हमर को मारेंगे, क्या आयरन नेल टूटेगी? नहीं टूटेगी। अब इस रबड़ को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्या रबड़ टूट जाएगी? टूट तो जाएगी, लेकिन आसानी से तो नहीं टूटेगी। लेकिन इस चॉक को तोड़ेंगे, चौक तो आसानी से टूट जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे कम अट्रैक्ट करते हैं, कहीं पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्ट ना करते तो कैसा होता? देखो, मान लेते हैं हम ये पार्टिकल्स हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्टिकल हटा दो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। आपने ये वाला पार्टिकल हटा दिया, आसानी से आपको हटा देना चाहिए। ये वाला पार्टिकल हटाना चाहो ये भी हटा सकते हैं, ये वाला हटाना चाहो ये भी हटा सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं आयरन नेल में कि हमने यहाँ से चाहा कि यहाँ से इसको इतनी आयरन नेल को अलग हटा ले और इतनी को अलग हटा दे? नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जैसे आपने मैग्नेट की बॉल्स रखी हैं आपस में, तो क्या होगा? उनको हटाने की, एक दूसरे से अलग हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से इसको हटाने के लिए भी हमें, इसको पार्ट में डिवाइड करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इनको तोड़ने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो एक दूसरे के पास में ऐसे ही रखे हुए होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको समझ आया ये एक्टिविटी में से? तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली है। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है मैटर की, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अभी एक्टिविटी में हमने देखा था ना, जब कलर वाली एक्टिविटी हमने की थी कि कलर्ड को हम, पानी को हम निकाल के दूसरे में डाल दें, उसमें से थोड़ा सा निकाल के तीसरे बकेट में डाल दें, तब भी वो कलर्ड ही रहेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, कुछ जगह भी होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है, लगातार मूव करते रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आई होप अब आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। ठीक है, सभी को हमने एक्टिविटीज़ की हेल्प से भी देख लिया है, सभी को हमने अच्छे से समझ भी लिया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स के बारे में। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या क्या स्टेट होती है मैटर की वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेट्स होती है मैटर की। मैटर की कुछ स्टेट तो आपने पहले से भी देखी हुई हैं, पहले से आप उनको जानते हैं। जैसे क्या क्या स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा और बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये शायद आपने नाम पहली बार सुने होंगे, लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे। तो एक एक करके हम इन पांचों स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचों स्टेट को हम समझेंगे ये क्या क्या होती हैं। सॉलिड के तो एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम वाटर के एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर सॉलिड स्टेट में कब होता है? जब वो आइस की फॉर्म में होता है। जब बर्फ़ होता है तो वो सॉलिड होता है ना। और लिक्विड, जैसे हम उस पानी को पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की। गैसेस फॉर्म कब होती है? गैसेस फॉर्म तब होती है जब उसके वेपर्स बन जाते हैं। जैसे जब हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो भाप बन के उड़ता है ना, बस उसी को ही, वेपर्स को ही हम गैसेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा और बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी हम इसमें समझेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ इनको देख लेते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर आगे, तो जो हमारी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में कैसे है, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं, इतना पास नहीं है जितना कि हमारे सॉलिड स्टेट में थे। और गैसेस स्टेट में तो इनके पास पूरा ही स्पेस होता है, पूरा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जितना चाहे ये मर्जी इधर उधर जा सकते हैं। और प्लाज्मा, ये जो आपको फोर्थ नज़र आ रही है, ये फोर्थ है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं आयंस। ठीक है, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट बनती है। ठीक है, तो ये हमें स्टार्स वगैरह में देखने को मिलती है। जो स्टार्स और सन ग्लो करते हैं वो इसी प्लाज्मा की वजह से ग्लो करते हैं। तो अब पढ़ते हैं एक एक करके इन सब स्टेट्स को हम। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को पहले आप देख लीजिए किस तरह से होती है। ठीक है, तो इस तरह से पैक्ड होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, वो इस तरह से पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से सटे हुए, एकदम एक दूसरे के पास में पैक्ड होते हैं, क्लोजली एकदम से पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं हमें सॉलिड। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी समझने के लिए आगे चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए सॉलिड पोजेस ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए डेफिनेट शेप। सॉलिड्स में क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, जो उनका वॉल्यूम होता है, जितनी वो जगह लेते हैं वो फिक्स्ड होती है, और डेफिनेट शेप भी होती है। ऐसा नहीं है शेप चेंज हो गई,
जो उनकी शेप होती है वही रहती है, और उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज होती है। जैसे ये कोई सॉलिड है तो इसकी बाउंड्री फिक्स है, इसकी बाउंड्री ये वाली बाउंड्री, इधर वाली ये है, इधर वाली बाउंड्री ये है, इधर वाली बाउंड्री ये है, और इधर ये है, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे भी उठा के रख दें, इसकी बाउंड्रीज यही रहेंगी। तो बाउंड्रीज भी इनकी डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। और साथ में क्या होते हैं, डेफिनेट मास, इनका मास भी डेफिनेट होता है, मतलब ऐसा नहीं है मास वेरी करेगा, कम हो गया ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, जितना मास है उतना ही मास रहेगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, और डेफिनेट ही मास होता है सॉलिड्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सॉलिड्स आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, एकदम दृढ़ होते हैं, यानी एकदम कठोर होते हैं, और दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है उनको हम कंप्रेस करके बहुत छोटा कर देंगे, ठीक है, वो कंप्रेस नहीं हो पाते। जैसे आप स्प्रिंग को देखेंगे, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर सकते हैं ना, लेकिन इस तरह से सॉलिड्स जो हैं कंप्रेस नहीं होते। स्प्रिंग के एक अलग तरह का एग्जांपल है, वो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ये होते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। अगर हम चाहें सॉलिड की शेप चेंज करना, उनके बाहर से हम फोर्स लगाएं उनकी शेप चेंज करने के लिए, तो ऐसा तो हो सकता है कि वो फोर्स की वजह से ब्रेक हो जाए, फोर्स की वजह से टूट जाए, लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। उनकी शेप जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर ही रहेगी। अगर आप स्क्वायर से सर्कल करने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर से उसको स्फेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। सॉलिड जनरली पोजेस हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, अब जो एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो जितना गाढ़ा होता है ना चीज़, उसको डेंसिटी उतनी हाई होती है, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं वो जनरली उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। सॉलिड डिफ्यूजन शो नहीं करते। डिफ्यूजन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। जो हमारे कोई भी कंपाउंड्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग को ही हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता। ऐसा नहीं होता दो सॉलिड को लिया आपने ऊपर नीचे करके रखा और वो दोनों सॉलिड आपस में मिक्स हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि पानी में सॉरी लिक्विड फॉर्म में ऐसा हो सकता है कि आपने दो लिक्विड्स को लिया, उनको आपस में मिलाया, वो मिक्स हो गए, तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता। इन सॉलिड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पिक्चर में भी देखा था, देखिए ये मॉलिक्यूल्स कितने पास पास में रखे हैं, तो ये इतने पास में रखे हैं तो इनके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस काफ़ी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली हेल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को। तो इनका बीच का जो फोर्स होता है उसी फोर्स को हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमोलिक्यूलर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, उसमें क्या होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं वो कम्पीट करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। इस तरह से इंटरमोलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मतलब बीच में, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो जो सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको ब्रेक करना भी मुश्किल होता है, ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होता। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और देखते हैं ये सॉलिड है या नहीं है, ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है और उन प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि अब हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें कन्फ्यूज़न कुछ एग्जांपल्स में रहता है। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी दिए हैं, तो मैंने भी इन एग्जांपल्स को ले लिया है ताकि आपको ये ईजिली समझ आए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। जो रबर बैंड होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड तो आप सभी ने देखा होगा, हम डेली यूज़ ही करते हैं उसको। तो उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं वो तो अपनी शेप चेंज कर देता है। क्या वो एक सॉलिड है? तो यस, वो भी एक सॉलिड है। वो सॉलिड कैसे है? क्योंकि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तब तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, जैसे ही हम उसको वापस छोड़ देते तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। इसका मतलब है उसकी शेप तो चेंज नहीं हुई।
ठीक है, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया था उसी टाइम पे उसकी शेप चेंज हुई है, बाकी उसकी शेप पहले जैसी है, तो वो भी अपने आप में एक सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ जार, दे आर दे सॉलिड। जब हम इनको अलग अलग जार में रखते हैं शुगर को या सॉल्ट को, तो क्या करते हैं, वो जार की शेप ले लेते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप तो फिक्स होती है, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है, ये भी सॉलिड है। क्योंकि अगर आप एक ग्रेन देखेंगे, एक दाना देखेंगे, चीनी का एक दाना देखेंगे, तो उसकी शेप हमेशा फिक्स होती है, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। वो तो हम बहुत सारे दाने लेते हैं, उनको जार में डालते हैं, इस वजह से वो सारे मिलके जार की शेप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक दाने की शेप देखें तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए ये भी सॉलिड्स ही हैं। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हाट अबाउट स्पंज। स्पंज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। अब स्पंज तो आप सभी ने देखा होगा, तो स्पंज क्या होता है, स्पंज में भी हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाता है स्पंज तो। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल नहीं होते, तो क्या ये भी सॉलिड है या नहीं है सॉलिड। तो स्पंज भी कंप्रेसिबल होता है, लेकिन उसके साथ में सॉलिड भी है। स्पंज अपने आप में सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो स्पंज होता है उसके बीच में स्पोर्स होते हैं, उसके बीच में खाली जगह होती है, कुछ होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप होती है, हवा भरी हुई होती है। तो जैसे ही हम उसको स्पंज को स्क्वीज करते हैं, जैसे ही उसको दबाते हैं, तो जो हवा है वो बाहर आ जाती है, इस वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। वैसे स्पंज अपने आप में एक सॉलिड ही होता है। ठीक है, आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और ये क्वेश्चंस आपको समझ भी आ गए होंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम समझ लेते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट कैसी होती है, द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम पास नहीं होते, सॉलिड जैसे नहीं होते, एक दूसरे तो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं वो, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं और ऐसे ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा। अभी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लिक्विड्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं। द मैटर इन लिक्विड स्टेट पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, बट नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा। आप किसी भी वेसल में, किसी भी बर्तन में उसको डाल दें, जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और मास भी डेफिनेट रहता है, जो मास था मास भी वही रहेगा, मास भी चेंज नहीं होगा, आप उसको कहीं पे भी रख लें। लेकिन क्या होता है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, शेप कुछ भी नहीं होती। जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, पानी है, आप उसको ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप ले लेगा। पानी को आपने बोतल में डाला, वाटर बोतल में, तो वाटर बोतल की शेप ले ली उसने। पानी को आपने किसी कटोरी में डाला, उसकी शेप ले ली। तो पानी को आप जहाँ भी डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, यानी कि लिक्विड को हम कहीं भी रखेंगे वो उसी बर्तन की, उसी वेसल की शेप ले लेगा। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी अपनी शेप नहीं होती। ओके, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड। लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, जैसे सॉलिड के केस में हमने पढ़ा था वो एकदम रिजिड होते हैं, एकदम दृढ़ होते हैं, एकदम कठोर होते हैं। लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, लेकिन वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस उनको भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। और वो कहाँ फ्लो करते हैं, जो हायर लेवल है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे आपने नदियों में पानी बहते हुए देखा होगा, आपने नल से पानी नीचे गिरते हुए देखा होगा, तो क्या होता है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा होता है, ठीक है, वो फ्लो करता है। झरनों में देखा होगा आपने, ठीक है, जितने भी वाटरफॉल्स होते हैं, पानी ऊपर से फ्लो करते हुए नीचे आता है। तो दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में। लिक्विड हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है, जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं हम लोग। दे एक्वायर शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड, जिस भी कंटेनर में रखेंगे और ये उसी की ही शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन। अब लिक्विड्स में डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड में इंटरमिक्सिंग हो सकती है। आपने दो अलग अलग लिक्विड्स लिए, उनको आपस में मिलाया, तो वो आपस में मिल जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, लेमनॉइड, नींबू पानी जो घर में बना के पीते हैं,
ठीक है, आप क्या लेते हैं, आप पानी लेते हैं, पानी में आप नींबू डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, दोनों लिक्विड है, नींबू का रस भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, और दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। तो सॉलिड्स में डिफ्यूज़न होता है, सॉरी लिक्विड्स में डिफ्यूज़न होता है, सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता। लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड। लिक्विड्स की भी डेंसिटी हाई होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इन लिक्विड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। जो लिक्विड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होता है वो कम होता है सॉलिड से। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, सॉलिड के पार्ट जो मॉलिक्यूल्स थे वो एकदम पास पास थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है। तो दूर दूर हैं तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स भी थोड़ा कम होगा, तो इनके बीच में फोर्सेस भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट कैसी होती है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, द मैटर इन गैसियस स्टेट हैज़ नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। जो मैटर होता है गैसियस स्टेट में जब वो होता है तो ना ही उसके डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता उसका डेफिनेट, वो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, और ना ही उसकी डेफिनेट शेप होती है, कोई शेप भी नहीं होती। बट इट हैज़ डेफिनेट मास, लेकिन मास डेफिनेट होता है। इट एक्वायर द शेप ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी की वो शेप ले लेगा। जैसे हमने इस कंटेनर में डाला है गैस को, ठीक है, पूरा क्लोज कंटेनर है, तो वो इसी की शेप ले लेगी गैस। ठीक है, उसकी कोई अपने आप में ना शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम भी वो इसी कंटेनर का ले लेगी और शेप भी इसी कंटेनर की ले लेगी गैस। ठीक है, तो ऐसा होता है गैसेस में। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं उनको। जैसे इसका एग्जांपल क्या आप समझ सकते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है आपके घर में, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, मतलब उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है गैस को कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसको सिलेंडर में फिल करके फिर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसे हम बहुत बड़े कंटेनर्स तो यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके गैसेस को छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस को भरा जाता है, तभी तो वो सिलेंडर इतने दिन तक हमारा चल पाता है, इतने दिन तक हम उससे फूड कुक कर पाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल आप जो गाड़ियाँ चलती है जिससे सीएनजी ले सकते हैं। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी कंप्रेस्ड गैस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं ये जो गैसेस होती हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। गैसेस क्या करती हैं, जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर की वॉल पर ही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर लगाती हैं उस कंटेनर की वॉल पर। ठीक है, जैसे गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे गैसेस को हम अगर समझने की कोशिश करें, इस कंटेनर में अगर गैस है तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से बहुत दूर दूर होंगे, इतना दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वो मूव करते हैं। तो कभी वो इधर मूव करेंगे तो इधर प्रेशर लगाएंगे, इधर मूव करेंगे इधर वाली वॉल पे प्रेशर लगाएंगे। इस तरह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर पर, कंटेनर की वॉल्स पर। गैसेस कैन फ्लो इजीली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस किसी भी डायरेक्शन में इजीली फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, गैसेस में भी फ्लूइडिटी होती है, इसलिए गैसेस और लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि ये इजीली फ्लो कर सकती हैं। गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अगरबत्ती जो आप घर में लगाते हैं, क्या होता है उसमें, जो आप अगरबत्ती लगाते हैं, आपने उसको जलाया और थोड़ी देर में खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो हमें ये पता चलता है कि जो गैसेस हैं वो जहाँ भी होती हैं उसी रूम का या उसी कंटेनर का शेप ले लेती हैं। ठीक है, उसी कंटेनर में पूरे में फैल जाती हैं। जैसे अगरबत्ती एक कोने में हम लगाते हैं और उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो गैस ही तो है जो पूरे रूम में फैल गई, उसका धुआं ही तो है जो पूरे रूम में फैल गया, और वो इजीली फ्लो भी कर पाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई उसको सारे में लेके जा रहा है तभी वो हो रहा है, तभी वो सारे में फैल रही है उसकी खुशबू। वो एक जगह हमने लगाई तो वो फ्लो करते करते पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे घर में हमारे फैल जाती है, इसलिए उनमें फ्लो करने की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो इजीली फ्लो भी कर पाते हैं। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कंपेयर करें तो दोनों से ही कम डेंसिटी होती है हमारे लिक्विड्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड्स की, और उससे भी कम होती है
डेंसिटी गैसेस की। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तब हमने तीनों स्टेट्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेट की तरफ, विच इज़ प्लाज्मा। ये आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा की पिक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयंस के साथ में क्या क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी वजह से स्टेट होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पर ये वाली स्टेट मिलती है हम लोगों को देखने को। तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में भी। प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस का मिक्सचर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होकर नेचुरली इन स्टार, और नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, स्टार्स में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे देखने को मिलता है। इनसाइड स्टार टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, सो दैट एटम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टार्स में। द सन एंड द अदर स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। जो सन भी ग्लो करता है या अदर स्टार भी जितने भी ग्लो करते हैं वो इसी वजह से ग्लो करते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैन ऑल्सो मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लेस टेम्परेचर। प्लाज्मा को अर्थ पे भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टार्स में ही देखने को मिलेगा। अर्थ पे कैसे बना सकते हैं हम, प्लाज्मा को अर्थ पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। कुछ गैसेस जो लेस टेम्परेचर पे लेंगे, हम बहुत कम टेम्परेचर पे गैसेस को लेंगे, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेक ए फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी होती है घरों में, वो ट्यूब भी किस लिए ग्लो करती हैं, वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करती हैं। ठीक है, इसलिए प्लाज्मा के एग्जाम्पल भी आपके डे लाइफ से अब कनेक्ट हो गया तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेट है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये क्या है, इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट थे एक सत्येंद्र नाथ बोस जी, इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन की। और कुछ कैलकुलेशन किस लिए की, वो कैलकुलेशन इन्होंने जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इससे पहले 4 स्टेट का हमें पता था, तो फिफ्थ स्टेट इनको लगता था कि एग्जिस्ट करती है, इसलिए इन्होंने उसके लिए कुछ कैलकुलेशन की। और उन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन आइंस्टाइन ने क्या प्रिडिक्ट किया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज अचीव्ड बाय कूलिंग गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। अब फिफ्थ स्टेट को कैसे अचीव किया गया, कैसे फिफ्थ स्टेट को पाया गया, इसको पाने के लिए क्या किया गया, गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया गया। कोई लो डेंसिटी की गैस ली गई, बहुत कम डेंसिटी वाली गैस ली गई और उसको सुपर लो टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर उसको ठंडा किया गया, कूल किया गया, तब जाकर हमें ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिली, जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, इनके नाम की वजह से ऐसा बोला जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से हमने लिया है बोस। ठीक है, बोस के नाम से हमने लिया है बोस, और यहाँ से आइंस्टाइन के नाम से हमने लिया है आइंस्टाइन, तो नाम हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, आपको ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमने 5 स्टेट पढ़ ली हैं मैटर्स की। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं और एक क्विक रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, जो कि है डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर हमने अभी पढ़ी हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपके सामने टेबुलर फॉर्म में है डिफरेंस, एक एक करके इसको समझते हैं हम क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिखी है, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर गैसेस की। तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप, सॉलिड की शेप हमेशा डेफिनेट होती है। लिक्विड्स में क्या होता है, इनडेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालेगा उसी के शेप ले लेगा, ये शेप इनकी डेफिनेट नहीं होती। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे शेप उसी की आ जाएगी। गैसेस की भी इनडेफिनेट शेप होती है, गैसेस की भी कोई अपनी शेप नहीं होती। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, जबकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये इनडेफिनेट होता है। ठीक है, गैसेस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सॉलिड हाईएस्ट डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की।
फिर लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, इज लोअर देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैसेस से डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की जनरली। और गैसेस की डेंसिटी लोएस्ट, सबसे कम डेंसिटी होती है हमारी गैसेस की। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, ये बह नहीं सकते, ऐसा नहीं है पानी की तरह झरने की तरह ऊपर से नीचे बह जाएंगे, सॉलिड्स बहते नहीं है, ये फ्लो नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, और गैसेस भी फ्लो करती हैं, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं बहुत आराम से, ठीक है। सॉलिड्स के बारे में आगे देखते हैं। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में होता है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से कंपेयर करें तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। और गैसेस के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर आ जा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, एकदम से मतलब हम उसको ना ही माने इस इतने के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड में जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे रहते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ा लूजली, थोड़ा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। गैसेस में पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से गैसेस में। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। याद कीजिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था एलपीजी वाला और सीएनजी वाला, ठीक है। तो लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। अब सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर देन दे वाइब्रेट ऑन एट देयर फिक्स पोजिशन, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजिशन, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है ना, इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे, ठीक है, वो कंपन होता रहता है उनमें अपनी जगह पे। लिक्विड्स में पार्टिकल कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, पार्टिकल स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर से, वहाँ पे इतना स्पेस होता है कि एक दूसरे के ऊपर से इजीली वो स्लाइड करके इधर उधर जा सकते हैं। गैसेस में पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, गैसेस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, एकदम फ्री होते हैं, बहुत दूर दूर से वो मूव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस होता है उनके पास में। सॉलिड्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या किसे बोलते हैं, जो एनर्जी मूवमेंट की होती है, जिससे एनर्जी से मूव करती है कोई चीज़, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब वो इतना मूव नहीं कर पाते तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है सॉलिड्स में। जबकि लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास में, क्योंकि ये ज़्यादा मूव कर पाते हैं। और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसेस में होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर अच्छे से मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और काफ़ी कुछ हमने मैटर के बारे में सीख लिया है, मैटर क्या होता है, क्या क्या उसकी स्टेट्स होती हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का जो ये चैप्टर है वो मिलेगा आपको दूसरी वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।